नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम गुप्तकालीन कला साहित्य की बात कर रहे थे। गुप्तकालीन कला के अंतर्गत हमने स्थापत्य कला की बात की थी। आज हम गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गुप्तकालीन मूर्तिकला के विषय में जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि गुप्तकाल में मूर्तिकला के जो प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी विशेष तौर पर, वो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। मथुरा और सारनाथ दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं और पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि वर्तमान जो बिहार की राजधानी पटना है वही प्राचीन काल का पाटलिपुत्र था और ये गुप्तों की प्रथम राजधानी भी थी। प्रथम राजधानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र इनकी मुख्यतः राजधानी रही है। इसके साथ साथ ये मूर्तिकला का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर देखिए, ये प्रमुख तीन केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं वो धातु, पत्थर और मिट्टी की बनाई जाती थी। अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ भी काफ़ी बनाई जाती थी, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। अब ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता क्या क्या रही है, इनकी सामान्य कुछ विशेषताएं थी जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि परिधानों की महत्ता इनमें थी। परिधान मतलब वस्त्रों से सुसज्जित मूर्तियाँ होती थी, अर्थात नग्नता का अभाव था। वस्त्रों का विशेष प्रयोग किया जाता था मूर्तियों के अंतर्गत। विशेष तौर पर वस्त्रों से सजी हुई मूर्तियाँ ही मिली हैं। इसके साथ साथ अलंकृत प्रभामंडल, जो मुखमंडल होता था मूर्ति का, उसके चारों ओर इस प्रकार से अलंकृत अर्थात कुछ चमक इस प्रकार से दी जाती थी जिससे कि जो मुखमंडल है, जो प्रभामंडल है, वो कुछ चमकीला दिखाई दे। इसके साथ साथ भारतीयकरण इसमें दिखाई देता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तकाल में विशुद्ध तौर पर भारतीय शैली का ही प्रयोग किया गया है। विशेष केश सज्जा, बालों की विशेष सजावट इनमें हमको देखने को मिलती है मूर्तियों के अंतर्गत, और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता इसके अंतर्गत मिलती है। हमने पहले ही बात की थी कि गुप्तकाल जो था वो आध्यात्मिक उन्नति का काल भी रहा है। विशेष तौर पर हिंदू धर्म की आध्यात्मिक उन्नति का काल रहा है और अधिकांशतः जो स्थापत्य कला और मूर्तिकला, चित्रकला आदि के क्षेत्र में जो कला के क्षेत्र में जो नमूने मिले हैं वो आध्यात्मिकता से ही संबंधित है। ज़्यादातर देवी देवताओं की मूर्तियाँ ही बनाई जाती थी, इसलिए इनमें आध्यात्मिकता हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इनमें सरलता है, अर्थात किसी प्रकार बहुत ही साधारण तरीके से सादगीपूर्ण ये मूर्तियाँ हमको दिखाई देती है। किसी प्रकार का कुछ अलग विशेष तौर पर हमको इनमें कोई विशेष बनावट दिखाई नहीं देती है और बहुत ही सरलता और सादगीपूर्ण ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इसकी विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मूर्तिकला है उसके बहुत सारे हमको उदाहरण मिलते हैं। बहुत सारी अच्छी उल्लेखनीय मूर्तियाँ हमको गुप्तकालीन प्राप्त हुई है। जैसे सुल्तानगंज जो बिहार के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो गुप्तकालीन है। इसके अलावा मथुरा से प्राप्त महावीर की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके साथ साथ एरन और उदयगिरी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, वहाँ से प्राप्त वराह की मूर्ति विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। ये गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं जो इस गुप्तकालीन मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वराह अर्थात जो विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था पृथ्वी को बचाने के लिए, वराह सूअर को कहते हैं, तो विष्णु द्वारा जो वराह का अवतार लिया गया था उसकी एक बहुत बड़ी मूर्ति एरन और उदयगिरी से प्राप्त हुई है जो गुप्त काल में बनाई गई थी। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, शिव और पार्वती का जो सम्मिलित रूप है जिसे अर्धनारीश्वर नाम दिया गया है, वह भी गुप्त काल की ही रचना है। अर्थात शिव का अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति बनी वह भी गुप्त काल में ही बनी, और इसके साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति रूप में जो रचना हुई वह भी गुप्त काल में ही हुई है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति भी गुप्त काल की ही देन है। आगे हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। तो देखिए, चित्रकला के अंतर्गत अजंता, एलोरा और जो बाकी गुफाएं जिसकी हमने बात की थी, स्थापत्य कला के अंतर्गत भी हमने बात की थी, तो अजंता और बाकी गुफाओं से हमें गुप्तकालीन चित्रों के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। अजंता से प्राप्त जो गुप्तकालीन चित्र हैं उनके अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य, इसके अलावा बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाओं से संबंधित चित्र अधिक मिले हैं। अर्थात प्रकृति से संबंधित चित्र अधिक हैं।
अजंता की गुफाओं में जो गुप्तकालीन है। इसके साथ साथ बुद्ध, गौतम बुद्ध के चित्र, बोधिसत्व अर्थात बुद्ध के जो अनेक रूप, उन्होंने अनेक जन्मों के अंतर्गत जो रूप धारण किए थे उनके चित्र, और इसके अलावा जातक कथाएं जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनसे संबंधित चित्रों का अंकन इनमें अधिक हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ से जो प्राप्त गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन मानी जाती हैं। गुफा संख्या 16 में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। इसके साथ साथ यशोधरा और राहुल के जो चित्र हैं वो उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि गुफा संख्या 16 में मरणासन जो राजकुमारी का चित्र है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ गुफा संख्या 16 में यशोधरा और राहुल के चित्र भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। और जो गुफा संख्या 17 है उसे चित्रशाला नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत माता और जो शिशु का चित्र है वो विशेष तौर पर उल्लेखनीय माना जाता है। तो यहाँ पर गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन मानी जाती है। इसके अलावा जो बाद की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, यहाँ से 9 गुफाएं प्राप्त हुई है, परंतु बाद की गुफाओं के जो चित्र बनाए गए हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित अधिक है। यहाँ पर हमने देखा कि अजंता से प्राप्त जो चित्र है वो आध्यात्मिकता लिए हुए हैं, जैसे हमने देखा बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाओं से संबंधित और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित जो चित्र हैं वो मिलते हैं, जबकि बाद की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है, अर्थात इस लोक से संबंधित ज्यादा है, आध्यात्मिकता इनमें कम मिलती है। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत संगीत और नृत्य से संबंधित जो दृश्य हैं वो भी अधिक दर्शाए गए हैं। तो संगीत और जो नृत्य है वो लौकिक जीवन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य है कि अजंता से प्राप्त जो चित्र है वो आध्यात्मिकता लिए हुए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण उनमें अधिक हुआ है, जबकि बाघ से प्राप्त जो चित्र हैं गुप्तकालीन उनमें लौकिक जीवन से संबंधित चित्रों का अंकन अधिक हुआ है। तो यहाँ पर आपके आज समझ में आया होगा किस प्रकार से चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों के क्षेत्र में ही हमें गुप्तकालीन जो कला के उदाहरण है वो श्रेष्ठ तौर पर प्राप्त होते हैं, जो गुप्त काल को एक स्वर्ण युग की ओर ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम गुप्तकालीन साहित्य की बात करेंगे और इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर भी आपकी टिप्पणी बन सकती है, तो उसके विषय में भी हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।